हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो न्यूरा पाठशाला एजुकेशन। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें अभी तक हमने जो है 3.1 ऑलरेडी कर चुकी है। इसके बाद 3.2 थी उसका हमने कुछ पोर्शन कर लिया था, लाइक क्वेश्चन नंबर जो है 2 तक हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, अब आज हमने जो क्वेश्चन करना वह है क्वेश्चन 3 और उसके आगे जो भी हो जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। ऑन कंपेयरिंग द रेशो, एक मिनट गैस में मार्कर थोड़ा सा ब्रश ले लो। ऑन कंपेयरिंग द रेशो ऑफ A1 ओवर में A2, B1 ओवर में B2 एंड C1 ओवर में C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हमें पता करना है कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है इक्वेशंस या नहीं कंसिस्टेंट है। किस बेस पे, इनकी जो है इन कंपैरिजन के बेस पे। क्लियर हो गया। अब देखिए पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि हमने पहले पढ़ चुका है कि कभी भी दो लाइंस जो है वो पैरेलल कब होती है और जो है कंसिस्टेंट कब होती है, या फिर आप कह सकते हो कि जो है इंटरसेक्टिंग कब होती है। तीनों चीज़ें हमने पढ़ चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया था A1 ओवर में A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 ओवर में B2, तो ये कैसी लाइन होंगी, इन पेयर ऑफ लाइन को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग। क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इसी तरह से दूसरा हमने पढ़ा था कि कभी भी जो है आपके पास A1 ओवर में A2 इज़ इक्वल्स टू B1 ओवर में B2 इज इक्वल्स टू C1 ओवर में C2, तो इस तरह की लाइन को हम क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे। कैसे कहेंगे, कोइंसिडेंट। ठीक है, इसी तरह से हमने एक पढ़ा था कि अपने पास अगर कभी होगा A1 ओवर में A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 ओवर में B2 इज नॉट इक्वल्स टू जो है C1 ओवर में C2। ठीक है, C1 ओवर में C2, तो कभी इस तरह का कभी सिचुएशन आएगी तो वो दो लाइंस कैसी होंगी आपस में, वो होंगी दैट इज पैरेलल, और इनको क्या कहते हैं हम लोग, नो सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से मैंने कंडीशन आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई है। तो अब आज जो हमें पढ़ना है वो ये है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसे कहेंगे। देखिए याद रखिएगा, तीन तरह की लाइन जैसे मैंने आपको बताई है। एक तो होती है इंटरसेक्टिंग, ठीक है, एक होती है आपका से जो है कोइंसिडेंट, और एक आपके पास होती है दैट इज पैरेलल। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होती है, इस तरह की लाइंस को हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया। कंसिस्टेंट कब लाइंस कहेंगी, जबकि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन होगी। क्लियर हुआ। लेकिन अगर लाइन पैरेलल आ रही है, पेयर ऑफ लाइंस कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो हम इस तरह की इक्वेशंस को क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे दैट इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट किस सिचुएशन में आएगा, जबकि आपके पास क्या है, पैरेलल लाइंस होंगी। क्लियर हो गया। जब पैरेलल इक्वेशन, दो लाइन की इक्वेशन पैरेलल होंगी, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। और जबकि इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट होंगी, तो उस तरह की लाइंस को हम क्या कहेंगे, वो होंगी कंसिस्टेंट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब आगे आके आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर हुआ। तो अब हम पहला क्वेश्चन पहला जो है पार्ट देख लेते हैं जो हमारा दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। कहा क्या गया है, ये देखिए, ये दिया पहला, उसमें क्या बोला हुआ है, 3x जो है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये आ जाइए सीधे। अब इसी को अब हम सॉल्व करें तो ये देखिए, ये दो लाइन्स हैं, इनको हम सबसे पहले पता करेंगे ये किस तरह की लाइन्स है, वेदर इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या फिर आपके पास जो है पैरेलल है। क्लियर हो गया। और तीनों की मैंने आपको कंडीशन बताई थी। तो अब हम इन्हें कैसे कंपेयर करते हैं, आपको पहले भी बताया है कि हम इन्हें जो है ये से इस पहली इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, दैट इज A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ। इस तरह से ये दूसरी इक्वेशन को क्या मान के चलते हैं, A2x प्लस B2y प्लस C2 और इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे कंपेयर करो तो ये पहली इक्वेशन में A1 क्या है आपके पास, दैट इज 3, तो इसलिए यहाँ पे समझ में आया कि A1 अपॉन में 3 क्यों लिखा है, इक्वल्स टू 3। इस तरह से A2 क्या होगी, दैट इज 2, तो यहाँ पे ये पता चल गया A2 को 2 क्यों लिया है। ठीक है, इस तरह से B1 क्या होगा, दैट इज 2, इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लिया, दैट इज 2। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास है दैट इज जो है C1, सॉरी B2 अगर आप देखोगे तो वो क्या है यहाँ पे, एक मिनट में इसे क्रॉस कर देती हूँ। हाँ अब देखिए, अब थोड़ा सा दिखेगा आपको, तो पता चल गया ये आपका A1 है, ये B1 है, ये C1 है, इस तरह से ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इनको जो है पहले लिख लिया, A1 ओवर में A2
B1 ओवर में B2 एंड C1 ओवर में C2। गाइस अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। तो गाइस प्लीज़ ऐसा करिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि हम शुरू से जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो दोबारा से रिवाइज़ किया जा सके, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोज़ को पहले देखिए, उनसे आपको एक कनेक्टिविटी हो जाएगी और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आएगी। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आप देख रहे होगे यहाँ पे A1 ओवर में A2 आ गया है, B1 ओवर में B2 आ गया एंड C1 ओवर में C2 आ गया, ठीक है। अब जो है हम देख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो A1 ओवर में A2 क्या है, दैट इज 3/2, है ना। और इसके बाद B1 ओवर में B2 क्या है, दैट इज -2/3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे हमने -2 लिखा है ना, यही कई बच्चों के दिमाग में हो सकता है आ जाए। तो आपको पहले बता दो, देखो यहाँ पे 3 तो नेगेटिव है ना, ये -3 इसके पास चला गया, क्लियर हो गया, और इसकी वजह से ये -2/3 लिखा गया है। इतनी बात समझ में आई आपको कि -2 हालांकि इसके पास नहीं है, इसके पास तो पॉजिटिव में 2 है, लेकिन आप देख सकते हो सेकंड इक्वेशन हमारे पास -3 है, इसलिए यहाँ पे -2 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आप देखोगे तो A1 ओवर में A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 ओवर में B2, है कि नहीं है, ध्यान से देखिए, B1 ओवर में B2, क्यों, कैसे, देखिए A1 ओवर में A2 मतलब कि 3/2 हो रहा है, 3 ये है और 2 ये है, इसी से B1 ओवर में B2 क्या है, -2 और -3 हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पे A1 ओवर में A2 क्या आया, 3/2, B1 ओवर में B2 क्या है, -2/3। तो इज इट इक्वल, व्हाट यू थिंक, ये दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। और आपको बताया था जब भी कभी A1 सॉरी एक मिनट, जब भी कभी A1 ओवर में A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 ओवर में B2 होगा, तो उस तरह की पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसी होने वाली है, इंटरसेक्टिंग, कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। और मैंने बताया था कि अभी अभी बताया है कि इंटरसेक्टिंग और जो है कोइंसिडेंट, ये दोनों ही केस में आपकी लाइंस के इक्वेशंस कैसी होती, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, वेरी गुड, कंसिस्टेंट होती है, क्लियर हुआ। बस एक पैरेलल की इक्वेशन जब होगी ना, सिर्फ तभी इनकंसिस्टेंट होती है, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब कि पहली बात ये पता चल गया हमें कि ये क्या है, ये दो लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है। दूसरी बात हमें क्या पता चली है कि ये कैसी है, कंसिस्टेंट है, क्लियर हो गया। तो आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कर रहे हैं 3.2 का, वो आपको समझ में आ गया होगा, उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसी तरह से हम एक दो पार्ट और देख लेते हैं इसके, ठीक है, तो क्योंकि अगर आपको ये समझ में आया तो आपको परेशानी नहीं आएगी। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, देखिए ये सेकंड पार्ट है। अगर आप सेकंड पार्ट देखोगे, इसमें दो इक्वेशन दे रखी है, एक क्या दे रखी है, 2x - 3y = 8, इसी तरह से 4x - 6y = जो है 9, क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे इन दो को हम फिर से कंपेयर करेंगे जैसे पहले किया था। तो आप देखो यहाँ पे इसके साथ अगर हम देखेंगे तो ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, A1x + B1y + C1, ठीक है। इसी तरह से इसकी अगर बात करें तो क्या होगा, A2x + जो है B2y + C2, क्लियर हुआ। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A2 क्या आएगा, 4, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, क्लियर हुआ। A1 कितना आएगा, 2, इसलिए समझ में आया यहाँ पे 2 कैसे आया। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो समझ में आया ये 1/2 कैसे आ गया था, ठीक है। इसी तरह से अब हम जो है, अब यहाँ पे देखिए जो -3 आपको दिख रहा है ये क्या होगा, B2 होगा, और ये जो -6 दिख रहा है वो क्या होगा, B2 होगा, ये B1 होगा, ये B2 होगा, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो पता चला ये 1/3 कैसे आया, 1/2 सॉरी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अगला देखें तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कितना है, 9 हो जाएगा, तो ये होगा 8/9। तो अब आप देखोगे, इनको कंपेयर करो, तो आप देखिए जरा ध्यान से कि इसके अंदर क्या है, A1 ओवर में A2 जो है दैट इज इक्वल्स टू B1 ओवर में B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर में C2। देखो ध्यान से, है कि नहीं है, A1 ओवर में A2 को क्या है, 1/2, B1 ओवर में B2 कितना है, 1/2, तो ये दोनों हुए कि नहीं हुए, इक्वल, बिल्कुल हुए। लेकिन एट द एंड इफ वी चेक इट, तो आप देखोगे, यू विल ऑब्जर्व दिस, 8/9 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2, गॉट इट। तो क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन विल फॉलो। और इस तरह की सिचुएशन में हम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरह की होती हैं, वो होती हैं पैरेलल। कैसी होती है, पैरेलल, क्लियर हुआ। मैंने कंडीशंस बताई है, इसलिए आप प्रीवियस वीडियो में देखिए, आपको सब मिलेगा, क्लियर हुआ। तो अब देखिए जरा, क्योंकि ये पैरेलल है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट सिर्फ दो ही इक्वेशन में रहती है, कब, जब तो कि वो इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो, क्लियर हो रहा है। तो ना तो ये इंटरसेक्टिंग है ना ही ये कोइंसिडेंट है, तो अल्टीमेटली कैसी है, ये पैरेलल है। और पैरेलल इक्वेशन कैसी होती है आपके पास, दैट इज इनकंसिस्टेंट,
समझ में आया? तो पता चल गया ये पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी है, इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया आपको? तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपना क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड आपने कर लेना है। क्लियर हो गया आपको? तो आई होप कि इसी समझ में आ गई होगी हमने कैसे क्वेश्चंस करने हैं आपके। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं क्वेश्चंस को। ये देखिए क्वेश्चन ये आपके पास है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम अपना फिर से कंपेयर करोगे यहाँ से ये A1 आएगा, ये B1 आ जाएगा, ये C1 हो जाएगा। इस तरह से सेकंड इक्वेशन में ये A2 होगा, ये B2 होगा, ये C2 होगा। तो हमने उसको इस तरह से जो है लिख लिया, दिख रहा है आपको A1 है ना, A1 आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज 3/2, तो हमने 3/2 A1 में लिख लिया। वैसे A2 कितना है 9, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 9 लिख लिया। इसको पूरे को सॉल्व करते तो कितना आया 1/6। इसी तरह से दूसरा देखिए, ये क्या है B1 है, B1 यहाँ आ गया। ये क्या है आपका -10, B2 है तो यहाँ पे B2 है, इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह से C1 क्या है 7 और C2 क्या है दैट इज 14, तो यहाँ पे ये भी लिख लिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए तो आप देखोगे A1 ओवर में A1 ओवर में A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 ओवर में T2, है ना। तो अभी बताया था कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो कैसी होती है, लाइन इंटरसेक्टिंग। कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती है, जो है कंसिस्टेंट। कैसी होती है, कंसिस्टेंट। तो अल्टीमेटली ये लाइंस कैसी होंगी, पेयर ऑफ इक्वेशंस ये होंगी, एक तो इंटरसेक्टिंग एंड कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो आई होप कि अभी इसको ये से ज़्यादा और समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का कोई ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर आपको जो है रेफर कर दूंगी कि कैसे आपने करना है। क्लियर हो गया? मतलब ये है कि मेरे को लगता है आपको कॉन्सेप्ट अगर बता दिया तो यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। क्लियर हुआ? इसके बेस पे इवन आई हैव सॉल्व 2 to 3 क्वेश्चंस आल्सो। सो ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द ग्राफिकली। ठीक है, तो अभी आपको मैंने फिर बता रही हूँ, कंसिस्टेंट सिर्फ हमारे पास दो ही सिचुएशंस में होती है। वो कौन सी सिचुएशन होती है, या तो पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी हो, इंटरसेक्टिंग हो, या फिर कैसी हो दैट इज जो है कोइंसिडेंट हो। ठीक है, कंसिस्टेंट या इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट। ठीक है, और जो है तो हम यही पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सी कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब पहला हमारे पास क्या है, पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट ये है आपके पास, है ना, जैसे कि x+y=5। दूसरा है 2x+2y। सॉरी गाइस। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अभी जो है अगर आप देखोगे तो हम क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट कर रहे थे। एक मिनट। ठीक है, हाँ अभी देखिए ध्यान से कि जो है आप देख रहे थे यहाँ पे कि हमारे पास क्या चल रहा था। मैंने बोला था ये वाला पार्ट अब हम करेंगे, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कैसे करना, देखिए ध्यान से, ये आपके पास आ गया। पहले तो हम पता करेंगे ये कंसिस्टेंट है भी कि नहीं है, मतलब सॉरी कौन सी इक्वेशन, किस तरह की इक्वेशन है ना। तो आपको बताया था ये फर्स्ट इक्वेशन में A1 मिल जाएगा, B1 मिल जाएगा और C1 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? सेकंड इक्वेशन से B1 A2 मिलेगा, B2 मिलेगा और C2 मिलेगा। तो दिख रहा है आपको कैसे लिखा हमने। ठीक है, और इस तरह से लिखने के बाद आप देखो ध्यान से, A1 ओवर में A2 कितना आ रहा है 1/2, B1 ओवर में B2 कितना आ रहा है 1/2, C1 ओवर में C2 कितना है 1/2। आपको पहले भी बताया था अगर कभी A1 ओवर में A2 इज इक्वल्स टू B1 ओवर में B2 इज इक्वल्स टू C1 ओवर में C2 होता है, तो इस तरह की इक्वेशंस कैसी होती हैं आपके पास, इस तरह की इक्वेशंस होती हैं आपके पास, दैट इज जो है जो है कोइंसिडेंट। कैसी होती है, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट इक्वेशंस कैसी होती है आपके पास, कंसिस्टेंट होती है। कैसी होती है, कंसिस्टेंट। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में यही तो कहा था कि अगर अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है तो आपको क्या करना है, उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? तो गाइस ग्राफिकली सॉल्व करने में काफ़ी लंबा टाइम निकल जाता है, इसलिए मैंने इससे पहले आपको जो है बता दिया है काफ़ी एक दो वीडियोस में कि कैसे आप ग्राफिकली इन्हें सॉल्व कर सकते हो। फिर भी मैं एक क्वेश्चन इसमें बता दूंगी आपको दोबारा से, ताकि जो है फिर आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बट प्लीज़ आप जो है
ये एक ही रहेगा इसमें ग्राफिकली जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन को हमने थोड़ा मोल्ड किया, देखिए क्या लिखा हुआ था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लिखा है। तो आप इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये y कहाँ आ गया, इस साइड को आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है देखिए, तो आपको पता चल गया ये कैसे है, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। अब सिर्फ आपने क्या करना है, इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो दिख रहा है आपको, सबसे पहले हमने x y में क्या डाला, 1। तो अगर मैं देखो मेरे पास इक्वेशन है x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, तो अगर मैं पहले y में 1 डालती तो यहाँ 1 हो गया, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 आएगा। समझ में आई, ये 4 कैसे आया। इस तरह से अगली बार मैं y में 2 डाल रही तो यहाँ पे 2 डाल दिया, तो 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3 आएगा। तो समझ में आई ये 3 कैसे आया। क्लियर हुआ। अगली बार मैं क्या कर रही हूँ, 5 में ही, मतलब कि ये देखिए इस इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई जो था, उस y में क्या डाल देती, 3। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2। तो पता चला ये 2 कैसे आया, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है इसके सॉल्यूशंस निकाले, इसी तरह से आप क्या करोगे, इसके भी सॉल्यूशंस निकालोगे सेकंड इक्वेशन के, और उसके बाद जो है इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दोगे। क्लियर हो रहा है, वो क्या कर देना, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना। तो अभी बताया था, क्योंकि ये दो लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होते हैं, आपस में वो एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो ये दिख रहा होगा, ये लाइंस कैसी आई है, एक ही लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। क्लियर हो रहा है आपको। तो इस तरह से आपको करना है। प्लॉटिंग मैंने आपको सिखाई हुई है प्रीवियस वीडियो में, प्लीज आप उन्हें वहां से देख लीजिए, ठीक है। और अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। तो ये क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा, सेम वही कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पे है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे, आपको पूरी इक्वेशन समझाऊंगी कैसे करना है, क्या से सोचना है, वो सारा कुछ रहेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए वो क्या कहता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36, find the dimension of the garden। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि half of the perimeter of the rectangular garden, ठीक है, whose length is 4 meter more than its breadth, ठीक है, and is 36, find द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन मतलब कि आपको लेंथ और विड्थ निकालनी है। क्लियर हुआ। अब देखिए सबसे पहले क्या है, हम ऐसा ले लेते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, क्या है ये, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल। तो इसलिए हम दो वेरिएबल्स यूज कर लेंगे, एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं, ठीक है। हमने विथ को मान लीजिए, गार्डन की जो विथ है उसको x मान लिया, और उसकी जो लेंथ है उसको हमने क्या ले लिया है, y ले लिया। इतनी बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब सोचिए कि अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले उसने हमें क्या कहा है, एक मिनट, सबसे पहले उसने क्या कहा है हमें, वो ध्यान से देखते हैं। कहा गया है कि whose length is 4 more than breadth, ठीक है, मतलब कि विथ से लेंथ 4 ज्यादा है। तो इसका मतलब कि लेंथ कितना है, y। अब अगर असली में पता होता हमें, तो हम क्या करते, देखिए हमेशा आपको पता होगा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो साफ साफ पता चल रहा है कि लेंथ ज्यादा है ना, तो इसलिए हमने y माइनस एक्स लिख रहे हैं। क्लियर हुआ। और दोनों के बीच में गैप कितने का होगा, 4 ही का तो होगा। मान लो मेरे पास जो है 4 रुपए ज्यादा है मोहन से, तो इसका मतलब मान लो मेरे पास 10 रुपए है, तो मोहन के पास 6 रुपए है। तो कैसे माइनस होगा, मेरे पैसों में से ही तो मोहन के पैसे माइनस होंगे। क्यों, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ कहा है कि लेंथ मोर है, ठीक है, कितनी मोर है, 4 मोर है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, y माइनस ऑफ एक्स किया है। क्लियर हुआ, इक्वेशन समझ में आई, y माइनस एक्स क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखिए, ये समझ में आ गया आपको, y माइनस 4, सॉरी y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। और दूसरा क्या बोला हुआ है, उसके बाद उसने बोला हुआ है कि उनका जो सम है वो क्या है आपके पास, दैट इज 36, ठीक है, क्या आपके पास 36। तो देखिए सम क्या है, मतलब उसने हाफ ऑफ द पेरीमीटर दे रखा है। अब आपको पता होगा पेरीमीटर क्या होता है आपके पास, दैट इज, ये देखिए ये आपको पता होगा, ये लेंथ और लेंथ हो गया, और ये विथ और विथ हो गई है, ठीक है। तो क्या होता है, 2l प्लस बी, ये आपको पता होगा, वो क्या होती है आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन अगर हाफ की बात कर दी जाए, तो 2 से 2 डिवाइड हुआ, तो क्या आ रहा है, देखो लेंथ प्लस ब्रेथ ही तो आ रहा है। तो हमने लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी ले ली है, 36। क्लियर हो रहा है, ये समझ में आया, क्योंकि इसे साफ साफ कहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर हाफ होगा, हमें हाफ पता है, तो मान लीजिए ये पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये हाफ कर दिया, तो हाफ के हिसाब से तो मुझे एक लेंथ और एक विथ पता होगी, ठीक है। पर क्योंकि मुझे अलग से सेपरेटली नहीं पता है कि लेंथ क्या है विथ क्या है, बट ये पता है दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है, दैट इज 36। क्लियर हुआ। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिख लिया यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। क्लियर हो गया। तो दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब कुछ नहीं करना, इनको आपने सिर्फ इनके जो है जो सॉल्यूशंस निकालते हैं आपने वो निकाल देने, जिस तरह से ये निकाले हुए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, इसको मोल्ड कर दिया हमने, एक मिनट, जो है इसको हमने मोल्ड कर दिया है।
ठीक है, ये आपके पास y माइनस एक्स था। अब देखिए y माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या था आपके पास 4। तो इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू 4। अब ये माइनस का x अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का x हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इक्वेशन को मोल्ड कर लिया। तो समझ में आया ये y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 कैसे आया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद जो है इसमें वैल्यू डालते जाइए। तो सबसे पहले मैंने x पे 0 लिया। देखिए मेरी इक्वेशन क्या आ रही थी, ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। y इज इक्वल्स टू एक्स जो है प्लस 4 है ना। तो एक बार x को मैंने 0 लिया, 0 प्लस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, 4 आएगी कि नहीं आएगी। तो समझ में आएगी 4 कैसे आए। सिमिलरली दूसरा इसी तरह से आपने वैल्यू डालनी है। दूसरा क्या है आपके पास, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 है ना। तो y में हमने अगली बार सॉरी x में हमने क्या ले लिया 8। तो अगर 8 लेंगे प्लस 4 करेंगे तो 8 और 4 कितना होता है 12। तो ये पता चल गया आपको ये 12 कहाँ से आया है। इस तरह से आपने थर्ड पॉइंट भी डाल लेना है। ठीक है, कोई भी ले सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने को जो सुटेबल लगा मैंने वो लिया, आपको जो लगे वो ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से क्या, इसी तरह से आपने सेकंड इक्वेशन जो हमने बनाई थी ना अभी, ये वाली, ये दिख रहा होगा आपको, ये जो है सेकंड इक्वेशन हमने बनाई थी, दैट इज एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 36। इसको भी इसी तरह से इसके दो सॉल्यूशंस आपने निकाल लेने हैं। ठीक, इसके बाद आपने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर ये क्या है आपके पास जो है इसके सॉल्यूशन निकाल के इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तब हम देखो ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले मैं एक काम कर लेती हूँ आपको, चलो ये थोड़ा समझा ही देती हूँ। ठीक है, हालांकि मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है पहले वाली इक्वेशन का अगर हम देखें तो पॉइंट क्या क्या आ रहा है, एक तो आपके पास आ रहा है दैट इज 0,04 8 12 और 12 16। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया था जब हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले 0 आएगा फिर 4 आएगा, मतलब पहले x आता है हमेशा कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमेशा पहले x आएगा फिर y। तो कैसे लिखोगे 0,4। इसी तरह से अगला कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अगला कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अगला हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज 8,12। समझ में आया कैसे, ये वाला पहले x फिर y, दिख रहा है ये x के करस्पॉन्डेंस है, ये y के करस्पॉन्डेंस है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से अब आपके पास तो क्या हो गया 0,4 8,12 और 12,16, ये तीन आ रहे हैं आपके पास। तो मैं इनको यहाँ लिख देती हूँ, कौन कौन से आपके पास आए, दैट इज अभी आपको बताया था मैंने, एक तो आ रहा था आपके पास 0,4, फिर 8,12 और एक आया था 12,16। यही तो आए थे तीन इक्वेशन अपने पहली इक्वेशन के, है ना। इनको देखो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से आपने जीरो देखना है तो एक्स पे जीरो है, वाई पे कितना लेना है 4। तो ये देखिए ये दिख रहा है आपको, एक्स पे 0 वाई पे 4। क्लियर हो गया। इस तरह से x पे 8 y पे 12। तो x पे 8 देखिए, x पे 8 कहाँ पे होगा, ये 4 है, आई थिंक यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है ठीक है 8 हो जाएगा, और y पे 12, तो 12 दिख रहा है यहाँ पे, ये तो y और 12। तो समझ में आया ये पॉइंट कैसे आया आपके पास, देखिए यहाँ पे लिखा भी है ये 8 और 12। ठीक है, इसी तरह से तीसरा पॉइंट जो था वो हमारा क्या था, हमारा था दैट इज 12,16 है ना। 12, जो है 16 आया था, यही था। अब देखिए ये दिख रहा है आपको, ये नहीं है सॉरी, ये रहा 12,16 है ना। तो मतलब x से कितना लेना है आपने 12, तो यहाँ से x से आप 12 ले लीजिए, y से कितना लेना है 16, तो ये हो जाएगा 16। इनको दोनों को यहाँ मैच करके ये हो जाएंगे आपको, समझ में आ रहा है, ये वाला है सॉरी 12। तो समझ में आ गया, इस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है। और उसके बाद लास्ट में ये तीन पॉइंट्स आ गए आपके पास, कौन कौन सा है, एक तो 0,8, एक आ गया 8,12 और एक आ गया 12,16। और यहाँ से एक अपनी लाइन को क्या कर देना, पास कर देना। क्लियर हो गया, तीनों पॉइंट से जो कि क्या करें, पास करें। सिमिलरली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिप्रेजेंट द सेम दिस इक्वेशन जो आपने निकाली, इसके सॉल्यूशंस ये निकाले ना सेकंड के, इसको भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस ग्राफ पे, और इनको भी इनकी लाइंस पे क्या कर देना, मीट कर देना। तो यू कैन सी कि हमने तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बना रखे। और ये दिख रहा है, ये आपके पास एक पॉइंट आ गया दैट इज 36,0, और एक आपके पास है 16,20 है। ठीक है, एक आपके पास है 0,36। तो नाउ यू कैन सी ये आपस में यहाँ से क्रॉस कर दिया, और एक सिमिलर पॉइंट यहाँ पे क्या है, मीट कर गया। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक आपके पास जो कॉमन पॉइंट आया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आया वो कौन सा आया, देखो 16,20 आया है। ठीक है, क्या है 16,20। इसका मतलब कि हमने इसको लेंथ को क्या लिया था बताओ, लेंथ को हमने देखो मैंने क्या लिया था, y को तो मैंने लेंथ लिया था, और x को मैंने क्या लिया था बोलो, विथ लिया था कि नहीं लिया था, है ना। और उस इक्वेशन में भी कहा था कि लेंथ इज 4 मोर देन विथ होती है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी जब आपके पास ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो कितना है, वो आया है 16,20। क्या है, तो अब ये x है, x पे अगर है तो x क्या होगा आपके पास, विथ होगा। तो विथ कितनी आई है आपकी 16, लेंथ कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 20। लेंथ कितनी आ गई है 20। क्लियर हुआ। तब नाउ यू कैन सी 20 माइनस 16 कितना आएगा, दैट इज 4।
तो इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन आया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, वो क्या है, वो सही है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, हमने उसके जो है डिफरेंट जो है डायमेंशंस जो हमें निकालने को कहा गया था वो हमने निकाल ली है। ठीक है, देखिए ध्यान से, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट these lines are intersecting each other at only point 16 comma 20 and therefore length and the width of the garden is 20 and 16 respectively। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वहां से हमने उसकी डायमेंशंस को निकाल लिया है। तो आई होप कि जितने आज हमने क्वेश्चंस किए हैं आपको वो समझ में आए होंगे। ठीक है, और इसके आगे के क्वेश्चंस जो है हम, ये थोड़ा सा लेंथी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता है यहाँ ग्राफ बनाने को हो जाता है, तो इसलिए मैं फिर भी स्किप कर रही हूँ, फिर भी हो रहा है। बट इसके आगे के क्वेश्चंस हम जल्दी में लेके आऊंगी वीडियो। और अगर गाइज ये वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करना मत पीछे भूलिए, और जितना हो सके कमेंट करके आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे रहे तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो। ठीक है, एंड थैंक यू टू ऑल।